जब पहली बार मैंने इस बिज़नेस को देखा तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लव एट द फर्स्ट साइट था। मुझे बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आया था, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो, पर बातें बड़ी रोज़ी लग रही थी। जो स्टेज पे दिखाया जा रहा था, जो बताया जा रहा था, वो देख करके दिमाग कह रहा था कि ये सच नहीं हो सकता, पर दिल कह रहा था कि काश ये अगर सच हो गया तो। और दिल की आवाज़ के ऊपर में मुझे लगा कि चांस लेने में क्या जाता है, जाएगा क्या। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं निकल के आया हूँ, इनफैक्ट जो काम मैं कर रहा था या मेरे परिवार में होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम छोटा है या काम खराब है, पर सच कहूँ तो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम लोग 6 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस 1956 में फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और डे टू डे की लाइफ है। शटर खुलता है, शटर बंद होता है। फादर ने तिनका तिनका करके बड़ी शिद्दत से बिजनेस को बनाया, बड़ा किया। उसके बाद में बड़े वाले भाई साहब ने उस पर बैठना शुरू किया, फिर सेकंड नंबर वाले भैया ने बैठना शुरू किया। और जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था तो मुझे भी बोल दिया गया था कि पढ़ाई कंप्लीट करके आओ, और काम बढ़ रहा है और तुमको आकर के काम देखना है। चूँकि जॉब का हमारे यहाँ कोई चलन नहीं है, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, सब पैतृक पारिवारिक बिजनेस को ही संभालते हैं, तो अल्टीमेटली जाना मुझे भी उसी में था। बट बचपन से अगर कहेंगे, अगर सपने की बात, जैसे मिच कहते हैं कई बार कि या तो अपना ड्रीम ढूंढ लो या तो कोई नाइटमेयर ढूंढ लो, तो सच कहूँगा ड्रीम तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था कि ड्रीम क्या होता है। हम तो सिर्फ ये सोचते थे कि ख्वाब देखने के लिए होते हैं, पूरे थोड़ी ना होते हैं। एक नाइटमेयर जरूर था, और सिर्फ वो यही था, ये भय लगता था कि यार कल को मुझे जा करके मुझे भी इसी दुकान में बैठना पड़ेगा, मुझे भी इस बिजनेस करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वजह क्या थी, वो बिजनेस मेरा पूरा बचपन खा गया था। स्कूल जाते थे, लौट के आते थे, बस्ता रखो, दुकान में बैठ जाओ, छुट्टी के दिन दुकान में बैठ जाओ। मेरे बड़े सारे दोस्त जितने थे, इकलौता ही मैं ही था अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में जिसकी फैमिली में बिजनेस था। इस वजह से मुझे वहाँ पूरी ड्यूटी देनी पड़ती थी। क्योंकि मेरे बाकी जितने फ्रेंड्स थे, उनके सबके पेरेंट्स जो थे जॉब करते थे, तो उनके पास टाइम होता था। वो खेलते भी थे, मस्ती भी करते थे, सोशलाइज भी करते थे, और ये चीज़ मुझे शुरू से चुभती थी। क्या करूँगा ये पता नहीं था। इनफैक्ट मेरे फादर ने भी कई बार मुझसे पूछा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम करना क्या चाहते हो। मैंने कहा ये नहीं पता। तो कहते थे आखिर कुछ तो होगा तुम्हारे दिमाग में। मैंने कहा नहीं, ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, पर ये तय है कि मुझे ये नहीं करना है। तो हंसते भी थे और गुस्सा भी करते थे, भाई ये क्या बात हुई, या तो तुम बता दो, या तो तुम हमारी पसंद से कर लो, या तुम हमें बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। इसी कश्मकश में जिंदगी चल रही थी, और फाइनली मुझे वही करना पड़ा जो कि मैं चाहता नहीं था। समय बढ़ता रहा, समय बढ़ता रहा, मैंने कई सारे काम बदले। फार्मास्यूटिकल्स में भाइयों के साथ शुरू किया, फिर फादर ने मुझे बगल में एक अलग काउंटर स्टार्ट करा दिया, फिर उस पर मैंने काम करा। फिर मेरा रिटेल में मन नहीं लगा तो मैंने उसको होलसेल में कन्वर्ट किया। फिर मैं आयुर्वेदिक एफएमसीजी की होलसेल में चला गया। करते कराते कई सारे काम बदलने के बाद 97 में 98 के अंदर में, उस समय कंप्यूटर की इंडस्ट्री बूम कर रही थी, और मेरे बड़े वाले भाई साहब को लगा कि हम लोग इसमें कुछ शायद कर सकते हैं। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि कंप्यूटर की ज़रूरत है अपने बिजनेस के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कंप्यूटर खरीद ही रहे हैं तो क्यों ना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल दे, जगह तो वही है अपने पास। और हमने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डेवलप कर दिया, और उसको देखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। और जब मैंने वो शुरू किया तो फिर मुझे उसमें थोड़ा मज़ा आने लगा। पर जब मैंने उसमें मन लगाना शुरू किया तो यहाँ पर चूंकि काम डिस्टर्ब हो रहा था, तो भाई लोग नाराज होते थे कि तुम तो पूरा समय उसमें लगा दिए हो। पर मुझे लगने लगा कि यार ये कुछ ऐसा काम है जिसमें कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अपनी पहचान बना सकता हूँ। फिर हमने एक बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज ले ली, और उसमें मैंने वाकई में बहुत मेहनत करना शुरू किया। कहीं ना कहीं मन में रिकॉग्निशन का एक था, चूँकि मेरे पिताजी गांव में बहुत बड़े आदमी हैं और बड़ी इज्जत भी है उनकी, तो हमारी पहचान उन्हीं के नाम से होती थी। और ये बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, वी आर ब्लेस्ड कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली। बट कहीं ना कहीं मन में था कि आखिर अपनी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से चीज़ होने लगी, और आई वॉज वेरी बिजी। मैंने बहुत अच्छा किया था और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। पर कहते हैं कि परमात्मा को अगर कुछ और मंजूर हो, या अगर आपकी नीयत साफ हो, तो कुछ न कुछ होके रहता है। 2001 में मेरे भाई को एक कॉल आई, मुझसे बड़े वाले भैया को, और उनके एक स्कूल के फ्रेंड ने उनको कॉल किया था, और उसने उन्हें एक बिज़नेस देखने के लिए बुलाया। भाई लोग बहुत बिजी रहते हैं तो वो जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चले जाओ। और मैंने मना किया, मैंने कहा मुझे सब नहीं करना, मैं ऑलरेडी अपने काम में बहुत बिजी हूँ। पर चूंकि उनकी इतनी बार कॉल आई कि भैया ने कहा कि तुम एक बार चले जाओगे तो वो फ़ोन करना बंद कर देगा। तो सच कहें तो सिर्फ वो फ़ोन दोबारा ना करें, इस लिहाज में और भाई की बात को रखने के लिए मैंने सेमिनार में जाना एक्सेप्ट किया। और एक्चुअली वो एक होम मीटिंग थी छोटी सी, मुझे तो कोई जानकारी थी नहीं। और वहाँ जाके जब देखा तो समझ में बहुत कुछ आया नहीं था। पर वहाँ से एक बिजनेस प्रीव्यू प्रमोट हो रही थी, और मैं सिर्फ इसलिए कि चलो आए हैं, बात जो कर रहे हैं बात में तो सेंस लग रहा है, तो एक्सप्लोर करके देखते हैं। और कहते हैं किस्मत को अगर कुछ ठीक कराना होता है तो वो रास्ते बना देती है, और मैं बिजनेस प्रीव्यू में चला गया।
वहाँ से एक बीबीएस प्रमोट हो रही थी, वहाँ से मैं बीबीएस में चला गया, और वहाँ से एक कन्वेंशन की प्रमोशन हो रही थी, और मैंने उसके 4 टिकट खरीद लिए और मैं कन्वेंशन देखने दिल्ली चला गया। बहुत सारे लोग उस हॉल में थे और बहुत सारे लोगों को कन्वेंशन की टिकट्स ऑफर की जा रही थी और बहुत से लोगों को कहा जा रहा था, कन्विंस किया जा रहा था, और वो एक टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। पर कहते हैं कि परमात्मा को अगर मदद करनी होती है तो सद्बुद्धि देता है, और मैंने न सिर्फ अपने लिए टिकट ली बल्कि 3 उन लोगों के लिए भी टिकट ले ली जो कि बड़े इंटेलिजेंट थे, जिनको मुझे लगता था कि इनके सबके साथ मिलकर के टीम बनाएंगे, और मेरे परिवार के ही लोग थे। और हम चारों लोग दिल्ली गए कन्वेंशन देखने के लिए। प्रोग्राम सबने देखा, सबको अच्छा लगा, पर बाकी ने यही कहा कि ठीक है आप करो और हम सोच करके बताते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है और मैंने शुरू किया करना, क्योंकि जो कुछ कन्वेंशन में मैंने देखा था अपनी आंखों से उसको मैं झुठला नहीं सकता था, और वो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी मैं उसके पहले जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। इतना मोटिवेशन, इतना एक्साइटमेंट, इतना इंस्पिरेशन कि मैं उसी दुनिया में, मेरा दिल करता था कि बस मैं इसी दुनिया का होके रह जाऊं। मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया और बहुत स्पीड से करना शुरू किया। उसका थोड़ा सा नुकसान ये भी हुआ कि जो मेरा ओरिजिनल बिज़नेस था कंप्यूटर का, जो बहुत अच्छा चल रहा था, वो बिज़नेस भी डिस्टर्ब हुआ। और इस बिज़नेस को करने में इनफैक्ट जो 4 पिलर पार्टनरशिप की बात की जाती है, सिस्टम की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा सेल्स का बैकग्राउंड था वो और मेरी जो ट्रेडिशनल बुद्धि थी, जब मैंने उसको अप्लाई किया तो दिक्कत ये आई कि बिज़नेस बना तो नहीं पर सब बिगड़ गया। और फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर के मैंने इस बिज़नेस को 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद में छोड़ दिया। और जब मैंने बिज़नेस को छोड़ा तो बड़े सारे मुझे राय देने वाले लोग मिले। कहते हैं कि 2 चीज़ें अगर आप बाहर निकल के जाओ तो आपको बहुत फ्री में मिलेंगी, एक हवा और दूसरा राय देने वाले लोग, जिनको राय नवीस कहते हैं, राय बहादुर कहते हैं। उन लोगों ने कहा हमें तो पहले ही पता था कि बिज़नेस चलता नहीं है और बिल्कुल भी काम नहीं करता, और ऊपर से कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया तुमने आज तक कोई भी काम ठीक से नहीं किया तो तुम इसको क्या करोगे। चोट बहुत लगी, दुख बहुत हुआ, पर मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि एक बार इस बिज़नेस को करके ज़रूर रहूँगा। ड्रीम बुक बनाने की बात की जाती है तो जो मैंने अपनी ड्रीम बुक बनाई थी उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं ये लिखा था उसी वक्त कि ज़िंदगी में अगर एक बार इस बिज़नेस में सफल नहीं हुआ तो लानत है अपने ऊपर में। खैर बात आई गई हो गई और मैं वापस से अपने बिज़नेस में मन लगाने लगा, कोशिश करने लगा, पर मैं बहुत कुछ देख चुका था। मैंने उस 2-3 साल के पीरियड में बहुत सारी सेमिनार्स देखी थी, कन्वेंशंस देखी थी, और परमात्मा ने इतनी सद्बुद्धि दी थी मुझे कि मुझे ये विश्वास था पूरा का पूरा कि बिज़नेस सही है, क्योंकि लोग सफल हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। मैंने बिज़नेस को ग्रो करते देखा था। मैंने 200 करोड़ रुपए से कंपनी को ग्रो करते 400-500 करोड़ तक जाते देखा था। मैंने लोगों को विदेश यात्राएं करते देखा था। मैंने लोगों को घर बदलते देखा था, गाड़ियाँ बदलते देखा था। तो मैंने कभी भी बिज़नेस पर डाउट नहीं किया। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगा कि गलती कहीं ना कहीं मेरे समझने में, करने के तरीके में हुई है और मैं नहीं कर पाया। मन में थॉट भी आया कि हो सकता है बिज़नेस मेरे लिए नहीं हो सकता है, कई बार हम कहते हैं ना, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो मुझे भी लगा कि शायद ही मेरे लिए नहीं बना, या मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। बट इतना कुछ देख चुके थे कि मन में एक टीस थी, एक मलाल था, और कहीं ना कहीं इच्छा जरूर थी कि एक बार चांस लूंगा। 2 साल के ब्रेक के बाद में मैंने 2006 में दोबारा से हिम्मत जुटाई, और इस बार बस मैंने ये सोचा कि किसी ऐसे सफल व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जो इस बिज़नेस के अंदर में अगर बहुत सफल है तो मुझे भी पहुंचा ही देगा कहीं ना कहीं। और दिल्ली जा कर के मैंने एक ऐसे कपल को ढूंढ निकाला जिन्हें मैं जानता था पहले से भी, मैंने इस बिज़नेस में पहले भी उन्हें देखा था। ईश्वर की कृपा थी कि वो अपने साथ मुझे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गए, और उनकी देखरेख में, मतलब जेंटलमैन जिनके साथ में जुड़ा, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बड़ा प्रोफाइल था। और मुझे सिर्फ इतना था मन में कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी पैसे को समझने में गलती नहीं कर सकता, वो कोई भी हल्का काम नहीं करेगा। तो इनके साथ अगर जुड़ेंगे तो कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा। और वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही थी कि एसके जो भी कर रहे हैं, मुझे आपकी अकल पर कोई शक नहीं है, हम मानते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर हर काम को करने का एक तरीका होता है, हर गेम को खेलने का एक रूल होता है। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो आपको इस गेम के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, आपको टीचेबल होना पड़ेगा, और जब आप फॉलोअर बनोगे तभी आप किसी को लीड कर पाओगे। कहते हैं गुड फॉलोअर इज ए ग्रेट लीडर। अगर आपको लीड करना है तो पहले आपको फॉलोअरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बात उनकी समझ में आई और मैंने वहाँ से कहानी शुरू हुई। स्ट्रगल थी 10-11-12 महीने की। कहते हैं वो जो सर्वाइवल का फेज होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दुनिया में बड़ा फेमस सेइंग है बॉब एंड का, फर्स्ट इज सर्वाइवल देन इज विन। जीतना मुश्किल नहीं है, पर वो जो पीरियड होता है ना जेस्टेशन का, जिसमें आप सर्वाइव कर, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब कुछ भी दिख नहीं रहा होता है, अगर उस पीरियड में अगर आप सर्वाइव कर जाते हो
तो फिर तो सफलता जिससे मैटर ऑफ टाइम है। विराट बनना मुश्किल काम नहीं है, उन्हें विराट होने के बाद तो दिखता है, पर जब विराट बन रहा था इन मेकिंग, आज शाहरुख खान की बात करते हैं, किंग खान तो सब बोल देते हैं, पर जब वो स्ट्रगल कर रहा था, जब वो सीरियल्स कर रहा था, जब उसको एक्टिंग के असाइनमेंट नहीं मिल रहे थे, जस्ट थिंक ऑफ दैट पीरियड। तो वो पीरियड निकालना, अगर उस पीरियड की बात करें तो क्या हेल्प किया मुझे सबसे ज्यादा, अगर उस पीरियड में बात करें तो सिस्टम की बात करूंगा। बेसिकली अभी हम मीडिया के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हो। उस जमाने में कैसेट्स आया करते थे, और कैसेट सुनने की इतनी आदत मेरे अपलाइन ने मुझे लगा दी थी कि अगर नहीं सुनो तो लगता था कि कुछ मिसिंग है लाइफ के अंदर में। केस स्टडीज, मोटिवेशन, कई बार लोग कहते हैं हमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है, मुझे बहुत लोग मिलते हैं अक्सर, ठीक है सर कैसेट की क्या जरूरत है, तब कैसेट बोलते थे, अभी बोलते हैं सर इसकी क्या जरूरत है, हमारा तो मोटिवेशन आप ही है और हम तो ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड है। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। आप कितने भी मोटिवेटेड हो फिर भी हमें रोज मोटिवेशन चाहिए, फिर भी रोज हमें पॉजिटिविटी चाहिए। कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ फैली। अभी देखो इस कोविड काल में क्या हो रहा है, इस पेंडेमिक में क्या हो रहा है। क्या कभी किसी ने कल्पना करी थी कि ये वक्त आएगा? मैंने तो नहीं सोचा था। आई नेवर थॉट ऑफ। मेरे फादर से बात होती, कहते हैं हमने जीवन में कभी ऐसा वक्त नहीं देखा। बहुत कुछ देखा उन्होंने, ही इज 83, पर वो कहते हैं हमने कभी भी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा वक्त आएगा जब इंसान इंसान से डरने लगेगा। आप सोचो, कोई पास खड़ा आपको नजर नहीं आएगा। इतना डर फैला हुआ है पिछले 12-13 महीने से, सब कुछ दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ना। तो अब इस तरह की चीजें जब अगर लाइफ के अंदर में हो रही हैं तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? आप कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाओ, किसी भी प्रिंट मीडिया के अंदर में चले जाओ, शायद आपको वहां अच्छा कुछ भी नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि कहते हैं बिकता ही बुरा है, निगेटिव को ही पसंद किया जाता है। उस केस में कैसे अपने आप को बचा के रखोगे? फिर इंसान की जो सफलता होती है वो कई चीजों पे गवर्न करती है। सबसे पहला, कहाँ परवरिश हुई, कहाँ पैदा हुआ, किनके बीच में पला बढ़ा, कहाँ पर स्कूलिंग हुई, और संग साथ कैसा है, दोस्त यार कैसे हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो जहां से मैं निकल के आया हूं, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव की पैदाइश है। वहां कोई बड़ी बातें होती नहीं थी, उल्टे अगर बड़ा बोलने वाला होता था तो उसको शेख चिल्ली की गिनती में शुमार करते थे कि ये देखो आ गए, ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, है ना, सुना होगा ना आपने। तो यहाँ पर अब ऐसे माहौल से अगर आप निकल करके आए हो तो क्या ख्वाब होंगे आपके, क्या ख्वाबों की बात करोगे आप? साथ में मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ के निकला था। हमारा जो नानी परिवार है, इकलौता मेरी माँ थी जिनकी शादी गांव में हुई थी, बाकी पूरा नानी परिवार शहर में था। अब शहर में होने की वजह से वो अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़े थे, तो एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग थी। हम लोग जब ननिहाल जाते थे, ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो किस तरीके से चीजें लोगों को अफेक्ट करती हैं, हमें पता नहीं लगता। छोटी छोटी बातें इंसान की जिंदगी में कितना फर्क डालती हैं और वो उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती हैं। मैं आपको अपनी सेल्फ एस्टीम की बात बता रहा हूँ। नानी परिवार में जाते थे, मौसी का बेटा और मामा की बेटी अगर आपस में बात कर रहे होते थे, जब हम पास पहुंचते थे तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते थे। अब वो अंग्रेजी इसलिए बोलने लगते थे कि जिससे हमको उनकी बात समझ में नहीं आए, और हमको मन में फीलिंग आती थी कि बस लगता था धरती फट जाए और हम इसके अंदर समा जाए, खत्म हो जाए। बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग के साथ बड़े हुए। परिवार में भी छोटा था, पढ़ने में भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, स्पोर्ट्स में भी कभी कुछ बहुत ऐसा तीर नहीं मारा था। यानी अगर जिंदगी किसी भी मुकाम में देखो तो वहां पर अचीवमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। और फिर इस बिजनेस में भी जब आए तो आने के बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाए, यहाँ भी फेल हो गए, तो एक टैग लग गया था कि जीवन में कभी कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो जब दोबारा इस बिजनेस के अंदर में आए तो एक परेशानी और थी कि हमारे घर वाले पहली बार जब मुझे देख चुके थे बिजनेस में खराब होते हुए, इसके सख्त खिलाफ थे। तो जब दोबारा बिजनेस ज्वाइन किया था तो चोरी छिपे ज्वाइन किया था। बहुत समय तक किसी को पता नहीं लगा कि मैं दोबारा इस बिजनेस का पार्ट बन गया हूँ। किसी से सपोर्ट लेने की स्थिति में नहीं थे किसी भी प्रकार की। मैंने घर छोड़ा, अपना शहर बदला। मैं पहले दिल्ली गया, फिर मैं लखनऊ आकर के बसा, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूट का काम बताता था, मैं कहता था मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं और मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम मिली हुई है। और ये सब कर करके मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, किसी तरीके से मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊं जहां पर कि मैं सरवाइव कर सकूं, कुछ ऐसा सब्सटेंशियल मेरे पास हो कि मैं किसी को दिखा सकूं। और दिखाने के पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था, करें ना करें मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे काम करने दें। कई बार हम बात करते हैं लोगों से, आपसे भी बात होती है, लोगों से बात करते होंगे तो लोग
जरा जरा सी परेशानियां बता करके पल्ला झाड़, नहीं नहीं हम कैसे, हमारी लाइफ में कितना कुछ चल रहा है। अरे भैया सबकी लाइफ में सब कुछ चलता है, ऐसा नहीं है। आप जितना भी देखते हो किसी भी बड़े लीडर को, आप अपने मेंटर्स को देखते हो, ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी बड़ी आसान है। जो जितने बड़े पद पर है, जो जितनी बड़ी जगह पर है, उसकी जिंदगी में उतनी ज्यादा परेशानियां हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने उनको डील करना सीख लिया है, उसने उसको हैंडल करना सीख लिया है। तो जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी, गिरते पड़ते, और फाइनली 11 महीने की स्ट्रगल के बाद में मैंने सिल्वर का लेवल क्वालिफाई किया। जब मैंने सिल्वर का लेवल क्वालिफाई किया, मैं आपको बताता हूँ उस वक्त की कहानी। मैं कैसे करूंगा मुझे पता नहीं था। मेरे सीनियर मुझसे पूछते थे, अपलाइन पूछते थे, इसके कैसे करोगे, तो मेरा एक ही जवाब हो रहा था 3 दिन पहले तक, ये पता नहीं पर होगा, ये पक्का है। 2 बार 3 बार उन्होंने पूछा, ये बात ठीक है, हम मानते हैं कि आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ सब इनकरेज करते हैं, पर कोई तो गेम प्लान होगा। मैंने कहा सर कर रहा हूं, ये पता है कि होगा, कैसे होगा ये पता नहीं। जिद क्या थी, नेक्स्ट मंथ में गो डायमंड था, और गो डायमंड की क्वालिफिकेशन सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो लोग की सेल्फ प्रोड्यूसर है। कहते हैं अगर गोल पक्का है, इरादे पक्के हैं, तो सारी कायनात आपको मदद करती है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या किया उस वक्त। जो कुछ मैं कर सकता था मैंने सब कुछ किया, जितनी मेहनत मैं कर सकता था मैंने सब कुछ किया, और किसी तरीके से भी मैंने 30 सितंबर को लेवल क्वालिफाई किया, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं गो डायमंड को मिस नहीं कर सकता हूँ। उस गो डायमंड में, गोवा में मेरी पहली गो डायमंड थी, और उसमें जिम और नैन्सी एज ए गेस्ट स्पीकर्स थे। उसके अलावा रॉबर्ट अंकासा और बहुत सारे फॉरेन स्पीकर्स आए थे, और इतना जबरदस्त प्रमोशन हुआ था उस गो डायमंड का। और उसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मेरे सीनियर ने, जो मेरी अपलाइन मेंटर हैं, डायमंड है, उन्होंने मेरा गो डायमंड में रजिस्ट्रेशन करा दिया था, और बिना मुझसे पूछे हुए उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि इसके तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और हमारा ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, इसमें पैसा जमा कर देना। और मेरे पांव तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उस समय तो मैं 9-12% के लेवल पर स्ट्रगल कर रहा था। मुझे यही नहीं लग रहा था कि मैं 15% कैसे करूंगा। पर कहते हैं अगर दिमाग में कोई चीज चढ़ जाए, तो मुझे सिर्फ मन में आया था अगर इनको मेरे पर इतना विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो एक बार करूंगा जरूर, चांस लेने में क्या जाता है। और फिर हुआ, चीजें हुई। पहले 11-12 महीने में मेरे को स्ट्रगल करने के बाद में सिल्वर का लेवल करने में पसीने छूट गए थे, पर उसके बाद अगले 7 महीने में मैंने 5 बार क्वालिफाई किया, और मैं प्लेटिनम हो गया। सुनने में फेरी टेल लगता है, सुनने में लगता है कैसे किया होगा, सुनने में लगता है अच्छा ऐसे हो गया होगा, पर इतनी आसानी से नहीं हुआ। आंसू निकले थे, बहुत आंसू निकले। कितनी रातें मैंने कैसे गुजारी है मैं जानता हूं, पर क्या वर्थ इट थे? ऑफ कोर्स यस। हमें किसी भी काम को करने से पहले हमेशा ये जरूर सोचना चाहिए, जैसे बिजनेसमैन की भाषा में कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो हम क्यों करने जा रहे हैं? आप बड़े लेवल पे जिन्हें देखते हो, आप प्लेयर्स को देखते हो, आप सेलिब्रिटीज को देखते हो, उनकी सफलता हमें दिखता है कि हाँ जी ये कर रहे हैं, वो BMW लेके घूम रहे हैं, और 34 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, और विदेश यात्राएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर उसके पीछे का जो उनका संघर्ष देखा आपने कभी? और जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो वो उनको संघर्ष इसलिए नहीं लगा कि उनकी निगाह एंड रिजल्ट पर थी। मिसाल हमेशा कहते हैं बिगिन विद एंड इन माइंड। और जब मैं उस फाइट में था, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने इतनी सारी सेमिनार्स देखी थी, इतने सारे लोगों को देखा था सफल होते हुए, कि मैं सिर्फ रिवॉर्ड के बारे में सोचता था। और वहीं से पता नहीं कहां से अपने अंदर कितनी ताकत आई कि करने चले, और परमात्मा ने भी और सद्बुद्धि दी, और मेंटर्स ने साथ दिया, और मेंटर्स की पीछे ब्लेसिंग्स रही, गाइडेंस रही, और मेहनत डेफिनेटली अपनी थी, और टीम साथ में लग करके, और ये हुआ। और उसके बाद में चीजें बदलनी शुरू हो गई, और 1 साल बाद मैंने फाउंडर प्लैटिनम का लेवल क्वालिफाई किया, और वहां से ALS जाने शुरू हो गई। मुझे नहीं पता, अक्सर बात होती है मेरे से कि मेरा ड्रीम क्या है, अभी लोग पूछते हैं, तो मैं जैसे कई बार कह देता हूँ फॉरेन ट्रेवल की बात, पर सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कभी फॉरेन ट्रेवल कर पाऊंगा। और उसके पीछे भी घटना जुड़ी है कि हमारे पिताजी, हमारे घर के अंदर में पंडितों पे बहुत विश्वास होता है। एक पंडित जी हमारे आया करते थे, और एक बार उन्होंने मेरा हाथ देख करके पूछा था मुझसे, ऐसी कुछ बात चल पड़ी, अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो मैंने उनसे पूछा था मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ देख करके कहा था इसमें तो विदेश यात्रा की लकीर ही नहीं है। तो वैसे ही विश्वास था कि कर तो पाऊंगा नहीं, और ऊपर से उन्होंने कह करके और पक्का कर दिया था। पर मन में कहीं न कहीं यह ख्वाब था कि मैं एक बार हवाई जहाज में बैठना चाहता था। विदेश यात्रा मेरा ख्वाब नहीं थी, मैं हवाई जहाज में एक बार फ्लाई करना चाहता था।
मैं सच कहूँ, मैंने कई बार कहा स्टेज से तो लोग हंसे भी इस बात को। मुझे नहीं मालूम था कि पासपोर्ट और वीज़ा में डिफरेंस क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि वीज़ा पे पासपोर्ट लगता है या पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है। तो जब मेरे सीनियर ने एक बार मुझसे पूछा था कि विदेश में कहाँ जाना चाहते हो, तो मैंने कहा कहीं भी जाऊँगा। मुझे सच कहूँ तो मुझे नाम ही नहीं पता था। मुझे सिर्फ 8, 10, 12 कंट्रीज़ के नाम पता थे, और वो भी उन कंट्रीज़ के नाम पता थे जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर हूँ। तो इंडियन क्रिकेट टीम जहाँ जहाँ क्रिकेट खेलने जाती थी, जो जो कंट्री क्रिकेट खेलते, मुझे उनके नाम पता था। बाकी मुझे कुछ नहीं पता था कि दुनिया के मैप में कितना क्या है। पर चीज़ें होती हैं, चीज़ें होनी शुरू हुई। मेरा पासपोर्ट बना 2009 से, मैंने फ्लाई करना शुरू किया और ज़िंदगी बदल गई। पिछले 10-12 साल की अगर बात बताऊं तो थाईलैंड से शुरू करके मलेशिया होते हुए, और फिर सिंगापुर, और फिर दुबई, और इंडोनेशिया, और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, मल्टीपल कंट्रीज, चाइना, अभी रिसेंटली हम टर्की में थे, और अभी भी आगे बहुत सारी बैक टू बैक ट्रिप्स हैं। कोरोना के चक्कर में अबू धाबी का ट्रिप पोस्टपोन होकर रखा हुआ है। इस साल के एंड में अंतालिया का ट्रिप है, इसके बाद में बाकू है, देन उसके बाद में एथेंस है, और पता नहीं अभी कितना कुछ होने वाला है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये सारे ट्रिप्स और रिवॉर्ड किस काम के लिए मिले? जो शुरू में 17-18 महीने जो मैंने मेहनत करी थी। तो क्या मैंने उसके बाद काम करना बंद कर दिया? ऑफ कोर्स नॉट, अभी भी कर रहे हैं। बट कहते हैं कि पहले काम करना मजबूरी था, अब काम करना पैशन है ना। आज आप देखते हो, आज विराट को देखते हो, अब वो क्रिकेट खेलना उनकी मजबूरी नहीं है, उनका पैशन है, फन है उनके लिए। आप एमरल्ड डायमंड्स को देखते हो और लीडर्स को देखते हो, अगर वो अभी भी काम कर रहे हैं आज की तारीख में, तो काम करना कोई बुरी बात नहीं है, क्यों ना करें काम। पर काम करना मजबूरी नहीं है। आपको सवाल अपने आप से पूछना है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके प्रोफेशन की, आपकी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं है। हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी, जहां से भी आप पढ़ लिख करके आए हैं, जो भी आपकी काबिलियत है, जो भी आपका लाइफ का जाती एक्सपीरियंस है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या काम पड़ जाना आपकी मजबूरी है या आप अपनी मर्जी से जाते हो। इस पेंडेमिक के अंदर में पिछले 12-13 महीने में अगर सच कहें, इस बिजनेस की इतनी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई जितनी इन 12-13 महीनों में हुई। आप खुद देखो इस समय क्या होकर रखा हुआ है। थ्रेट फैला हुआ है चारों तरफ, डर फैला हुआ है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, स्टे होम की बात कर रही है, स्टे सेफ की बात कर रही है, 2 गज दूरी की बात कर रही है। पर जरा कल्पना करो, क्या कल सुबह आपको फिर फाइट करने के लिए निकलना है? क्या फिर सुबह कल आपको दफ्तर जाना है? क्या फिर आप दुकान खोलने के जुगाड़ में हो? क्या आप अभी भी इस इंतजार में हो कि कैसे कैसे लॉकडाउन खत्म हो और मैं जाकर के अपनी दुकान का शटर उठाऊं क्योंकि मेरा काम बंद होकर रखा हुआ है? बस यहीं पे सवाल का जवाब है। आप गलत हो या हम सही हैं, मुद्दा ये नहीं है, और हम आपको गलत प्रूफ करने के लिए भी बात नहीं कर रहे हैं। पर अगर इस माहौल में भी, जबकि बाहर निकलना गुनाह है, उसमें भी अगर काम पड़ जाना मजबूरी है और हमें जाना पड़ रहा है और हम एक्सपोजर लेकर के वापस घर के अंदर में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बार रुक करके सोचने की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बिजनेस अच्छा है या बुरा है, ये बहस का मुद्दा है। मैं नहीं कहूंगा, हो सकता है अच्छा, हो सकता है बुरा हो। जो काम आप कर रहे हैं वो अच्छा है या गलत है, मैं ये भी नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहूंगी वो गलत है? पर अगर आपका जो काम आप कर रहे हो वो काम आपको वो नहीं दिला सकता, अगर उसमें वो ताकत नहीं है वो हासिल कराने की जो कि आप एक्चुअली पाना चाहते हो, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो काम अच्छा भी तो है? जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ खाना कमाना और मर जाना तो नहीं है ना। हम सिर्फ इसलिए तो नहीं पैदा हुए ना। एक विशेष साइकिल है। बचपन से आज तक मैंने क्या देखा, क्या क्या समाज में, दुनिया में अगर हम देखेंगे तो क्या पाया जाता है? क्या ऑब्जेक्टिव होता है किसी को पढ़ाने लिखाने का? बच्चे को पैदा करके पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। क्यों पढ़ाते लिखाते हैं? इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं जिससे कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी क्यों मिल जाए? जिससे कि उसकी शादी हो जाए और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसकी शादी होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है? समय से उसके बच्चे हो जाएं। फिर उसके बच्चे होने का उसको क्या सिखाते हैं? वो भी अपने बच्चों की ठीक तरीके से परवरिश करे, जिससे कि उनको भी अच्छी नौकरी मिल जाए, उनकी भी समय से शादी हो जाए, उनके भी बच्चे हो जाए, और फिर उसी साइकिल के अंदर में लाइफ को चलने लगती है। ऐसी ही चलती रहती है। आप जरा कल्पना करो, क्या जिंदगी का यही उद्देश्य है? खाना कमाना और मर जाना? पैदा होना, पढ़ना लिखना, नौकरी लेना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनको नौकरी के लायक बनाना, उनकी शादी करना, पढ़ाना लिखाना, जिम्मेदारियां करते करते निभा करके मर जाना। तो अगर जिम्मेदारियां ही पूरी करने के लिए जिंदगी उद्देश्य अगर पैदा हुए थे,
तो इस मनुष्य योनि का फायदा क्या हुआ? हिंदू माइथोलॉजी कहती है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो अगर मिल भी गया तो क्या फर्क पड़ा? तो काहे बम फोड़े थे, क्यों नारियल फोड़ा था, काहे खुश हुए थे, है ना? ये तो उद्देश्य नहीं होना चाहिए ना। तो हमने वो किया जो हम करना चाहते थे, और हमें हक क्यों नहीं होना चाहिए? अगर दुनिया में किसी के पास सब कुछ है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? आपने रॉबर्ट कियोसाकी प्रिंसिपल बहुत बार सुना होगा, आपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब को भी डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बोलता हूं आपसे, रिच डैड सीरीज की जितनी भी बुक्स हैं पढ़िए एक एक करके। और वो इंडिपेंडेंट ऑथर है, उसने कोई एमबीए बिजनेस नहीं किया है। उल्टे वो कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले और मुझे जिंदगी दोबारा से शुरू करनी पड़े, आई विल प्रेफर टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। इवन बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है, वो कहते हैं इफ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई विल प्रेफर नेटवर्क मार्केटिंग। अब अगर रॉबर्ट कियोसाकी के जैसे लोग, बिल गेट्स के जैसे लोग अगर वकालत करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर इंडोर्स करते हैं, कीजिए ना कीजिए, क्या हमें एक बार ठहर करके रुक करके देखने की जरूरत नहीं है? क्या हमें उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत भी नहीं है? क्या हमें उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत भी नहीं है? आप सोचो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कॉपीकैट मार्केटिंग किताब में बर्केजेस ने लिखा है, सिर्फ व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी रहती हैं। सवाल है हम व्यस्त किस लिए हैं? पूरी जिंदगी तो बिजी थे। मैं जब किसी से मिलता हूं और पूछता हूं, अभी भाई साहब बस थोड़ा सा और रुक जाइए, अब थोड़ा सा और रुक जाइए, बस थोड़ा सा और रुक जाइए। और कल मैंने अपने एक मित्र से यही बात कही, मैंने कहा भाई पिछले 3 साल से तो आप यही कह रहे हो थोड़ा सा रुक जाइए, तो मैं तो रुका हुआ हूं, आपके लिए थोड़ी रुका हूं। आप देखो, सोचो, आप कब बिजी नहीं थे? परमात्मा करे आप बिजी रहो, खूब बिजी रहो, पर उस बिजी रहने का फायदा क्या कि जिसमें हम सिर्फ वही कर पा रहे हैं जो कि हम आवश्यकताओं की ही पूर्ति में खत्म हुए जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर किसी से सपनों की बात करो तो सच कहें तो उसे बहुत बुरा लगता है, और पूछने में भी डर लगता है, क्योंकि जहां आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही है, वहां पर सपनों की क्या बात करेंगे? मेरा ब्रदर इन लॉ, अगर मैं आपको उसकी कहानी बताऊं तो अभी 4 दिन पहले बात हो रही थी। बिजनेस है काफी बड़ा, बहुत पैसा लगा रखा है और लॉकडाउन होके रखा हुआ और परेशान है। 2 दिन के बाद ईद का त्योहार है और ईद के हिसाब से खरीदारी कर रखी है। अब ईद की खरीदारी कर रखी है और दुकानें बंद हो गई हैं, गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, लॉकडाउन हो गया, माल सारा फंस गया है। अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन सुनो तो बिजनेस का मतलब क्या है? इन्वेंट्री, स्टॉक, रहतिया, चोरी, लेबर, सरकार, मार्केट, कंपटीशन, यही सब तो है बिजनेस के अंदर में। अब अगर आपको, और अगर किसी से पूछ के देखो कि भाई नौकरी और बिजनेस में बेहतर क्या है, तो क्या बोलेगा? खट से बोलेगा, हाँ है तो बिजनेस ही बेहतर। पर फिर बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बिजनेस में सारे झंझट है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। नाउ अब अगर आपको एक ऐसे आइडियल बिजनेस के बारे में पता लग जाए जिसके अंदर में कोई भी झंझट ना हो, मुझे अच्छा क्या लगा था? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या समझ में आया था, मुझे समझ में सिर्फ यह आया कि मेरे फादर ने 1956 में अपनी फर्म को शुरू किया, यानी हम एमवे से भी बड़े हैं। एमवे कॉर्पोरेशन 1959 में स्टार्ट हुई थी और मेरे फादर ने 1956 में अपनी फर्म शुरू करी थी, अग्रवाल मेडिकल हॉल, जो हमारी पहली फर्म थी। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारी फर्म 65 साल से ज्यादा पुरानी है और हम एक फर्म को 2 से 3 तो कर ले गए, पर हम उसी प्रेमाइसिस के अंदर में ही बढ़े। हम उससे ज्यादा आगे नहीं जा पाए, हम दूसरे शहर में भी नहीं जा पाए, दूसरे कंट्री में तो जाने की बात छोड़ दीजिए। और जब मैंने उस काम को बंद करने का मन बनाया तो जो फर्म में देखता था फर्म बंद हो गई, क्योंकि वहां तो जितने लोग हैं उतने तो काम हो पाएगा ना। पर अगर एमवे कॉर्पोरेशन की बात करो, इन्होंने एडामे मिशिगन में एक ऑफिस से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। पिछले 61-62 साल के अंदर में 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर में है। हिंदुस्तान में ही कितने सारे ऑफिस हैं। टर्नओवर की अगर बात करें तो कंपनी 8, 8.5-9 बिलियन का टर्नओवर कर रही है वर्ल्ड वाइड। जितना टर्नओवर वो कर रहे हैं हर साल, उतना पैसा हमने 65 साल में मिला करके नहीं देखा। तो क्या मैं अपने पिताजी की काबिलियत पे शक करूं या अपने भाइयों की भी, अपने पे? नो, हमारी काबिलियत में कोई कमी नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जो सिस्टम हमने यूज किया था, जो व्हीकल हमने यूज किया था, उस व्हीकल में वो दम नहीं थी। कहते हैं मोटरसाइकिल कितनी भी अच्छी हो पर कार को नहीं पछाड़ सकती।
और कार कितनी भी दमदार हो, हवाई जहाज को पीछे नहीं छोड़ सकती, उड़ नहीं सकती, नदी नाले को पार नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? हमें अपने व्हीकल को डेस्टिनेशन के हिसाब से चुनना चाहिए। अब अगर आपके कुछ ख्वाब हैं और आपको लगता है कि यार ख्वाब पूरा करने का हक तो आपको भी है, तो आपको यहां पर यह सोचने की जरूरत है कि मेरे इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे किस प्रकार के व्हीकल की जरूरत है। जो काम आप कर रहे हो, क्या उस काम में दम है मेरे सपनों को पूरा कराने की? और अगर आपको लगता है कि हाँ दम है, तो यहां पर आपको ठहर के सोचना पड़ेगा। एक बड़ी फेमस सेइंग है आइंस्टीन की, इफ यू कुड यू शुड, इफ डोंट देन चेंज। क्योंकि अगर उस व्हीकल में, अगर आपके काम में, अगर आपकी काबिलियत में, आपके एक्सपीरियंस में अगर सपनों को पूरा करने की ताकत होती, तो पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में करना चुके होते। तो मैं फिर कह रहा हूं, हम आपकी काबिलियत पर शक नहीं कर रहे हैं, पर मनुष्य परिस्थितियों का दास है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आज के 12-13 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का वक्त आएगा। किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि लोग लोगों से डरने लगेंगे। किसी ने नहीं सोचा कि एक बीमारी आएगी जो छुआछूत की तरह होगी। किसी ने नहीं सोचा था। आज के 5 साल पहले गवर्नमेंट ने नोटबंदी करी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि सरकार एकदम से नोटबंदी कर देगी। जीएसटी आया, लोग तैयार नहीं थे कि जीएसटी आएगा। उसके पहले वैट आया था, लोग तैयार नहीं थे कि वैट आएगा। तो चीजें बदलती हैं। यानी हम जब जिंदगी में काम करते हैं तो बाह्य परिस्थितियां जो होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और यहीं पर आकर के फंस जाते हैं। तो कियोसाकी प्रिंसिपल सिर्फ यही कहता है कि अगर आप क्वाड्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड हिस्से के अंदर में हैं, अगर आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अकल कितनी भी हो, ताकत भी कितनी भी हो, पर सारा खेल आप पर ही निर्भर है। इफ यू आर इन द रैट रेस, इवन इफ यू विन द रेस, यू विल एंड अप एज ए रैट ओनली। आप इसीलिए देखो क्या होता है, ईश्वर न करे किसी परिवार में अगर कमाने वाला व्यक्ति किसी कारण से भी अगर ना रहे, कोई घटना दुर्घटना अगर हो जाए, तो पूरा परिवार 10-20 साल पीछे चला जाता है। अभी क्या हो रहा है देखो, जिन घरों में केसेस आ रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, अगर ब्रेड अर्नर नहीं रहा, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जा रही है। ईश्वर ना करे कि ये वक्त किसी की जिंदगी में आए, पर कल क्या होगा किसी ने देखा है क्या? सो अगर नट शेल में जो मुझे समझ में आया कि व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज, लीवरेज का प्रिंसिपल है। आपने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया, अपने घंटों को मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपनी अकल को मल्टीप्लाई कर दिया, अपने रिस्क को डाइल्यूट कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया अपनी इनकम को। कहते हैं अगर आपके पास 57 अंडे हैं तो अकलमंदी इसमें नहीं है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रखो। अगर आपने एक एक अंडा 57 जगह रख दिया तो 2-4-10 पे अगर दिक्कत आ भी गई तो भी कोई बहुत विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। आप समझो इस बात को। आप देखो इर्द गिर्द चारों तरफ क्या हो रहा है। इस पिछले 12-13 महीने के अंदर में जब बहुत से लोगों का व्यापार खत्म हो गया, दुकानें बंद हो गई, नौकरियां चली गई, क्या कुछ हो गया, इसी 12-13 महीने में कुछ लोग हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी बन गए, एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने की तरफ है। इसी 12-13 महीने में लोगों ने हजारों हजार करोड़ की डीलें करी हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट करे हैं, सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ दिए हैं। वो भी तो इंसान है, परिस्थितियां तो उनके लिए भी यही थी, पर डिफरेंस क्या था? सोच फर्क थी, काम करने का तरीका फर्क था, और वो नेटवर्क के माध्यम से इस काम को कर रहे थे। मेरे भाई लोग अगर कल सुबह दुकान पर नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं आएगी। तो हमारी भाषा में बोलते हैं जमा खाना। पर मुझे बताओ, रेक रॉक को किसने हिंदुस्तान में देखा था पिछली बार, आखिरी बार, या कभी भी? हल्दीराम के ओनर को आपने शहर में कब देखा आखिरी बार? कैफे कॉफी डे वाले को आपने कब देखा? KFC वाले को कब देखा आपने? बरिश्ता वाले को कब देखा? मैं कितने नाम गिनाऊं? आई कैन गिव यू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जिनके ओनर्स कहाँ हैं भी कि नहीं है पता भी नहीं है, पर उनकी पीढ़ियां उस इनकम को एंजॉय कर रही हैं, जस्ट बिकॉज दे वर ओनिंग सम सिस्टम। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप किसी सिस्टम का पार्ट हो या आप किसी सिस्टम को ओन कर रहे हो। बहुत सिंपल सी चीज है, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। हम आपको कन्विंस क्यों करें? मत होइए कन्विंस, ये तो आपके ऊपर है। ये तो आपको समझना है कि आपको कन्विंस होने की जरूरत है या नहीं है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई मलाल है, कोई रिग्रेट है, अगर आपको लगता है कि मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए,
अगर आपको लगता है कि नहीं, हम इससे बेहतर जिंदगी को डिजर्व करते हैं, तो उसके लिए कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। ये बिजनेस नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी जीने की एक विधा है, ये जिंदगी जीने की कला है। मेरे जैसा गांव का निकला हुआ लड़का, जिसको ठीक से अंग्रेजी नहीं आती, जिसकी सेल्फ स्टीम इतनी लो थी, जिसने जीवन में कभी भी कोई काम बहुत अच्छे से नहीं किया था, जिसकी अपनी कोई पहचान, आइडेंटिटी नहीं थी, आज अगर आप उसको सुन रहे हो मीडिया के माध्यम से, आज अगर आप उसका सेमिनार अटेंड कर रहे हो, तो ये ताकत उस लड़के की नहीं है, ताकत उस सिस्टम की है, ताकत उस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की है, ताकत उस मेंटरिंग की है, ताकत उस कोचिंग की है, ताकत उस अपॉर्चुनिटी की है, जिसकी वजह से चीजें हासिल हो रही हैं। तो सवाल सिर्फ ये उठता है कि अगर ये चीज उसके लिए काम कर सकती है तो आपके लिए क्यों नहीं करेगी। यदि मैं आपसे सवाल पूछता हूं आज की तारीख में कि चांद पे जाया जा सकता है क्या, तो क्या जवाब आएगा? हाँ हाँ, जाया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सूरज पे जा सकते हैं क्या, तो क्या जवाब आएगा? जी नहीं जा सकते हैं। पर जिस दिन पहला आदमी सूरज पर उतर जाएगा, उसके बाद आप क्या बोलने वाले हो? सेम चीज यहां पर भी है। अगर दुनिया में कोई भी काम किसी ने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और अगर उस काम में कोई भी सफल हुआ तो आप क्यों नहीं हो सकते? बात इतनी सी तो है कि उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने चांस लिया। आज आप फर्स्ट जनरेशन में नहीं हो। आज आपको रिच डिवॉर्स और जेवन रेंडल बनने की जरूरत नहीं है। आज आपको सुशील पचनंदा और अमित सोंधी बनने की जरूरत नहीं है। ये तो सब अपना अपना करियर छोड़ करके, रिस्क लेकर के हिंदुस्तान आए थे। आपको तो कुछ भी दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। और पिछले 12-13 महीने में टेक्नोलॉजी की वजह से, पुराने वक्त के अंदर में, अब तो ये एमवे का 2.0 वर्जन बोल दूं या उसका भी एडवांस बोल दूं, आज ये जूम के सॉफ्टवेयर के थ्रू और आज जितनी तरीके से वेबिनार्स हो रही हैं, पहले हम मीटिंग करते थे, एक एक लोगों को बुलाना पड़ता था, एक शहर के लोग दूसरे शहर में नहीं जा पाते थे, नौकरी वाले सेमिनार्स में नहीं जा पाते थे, एमबीए की ट्रेनिंग्स तो हम लोग कभी अटेंड नहीं कर पाते थे, क्योंकि ट्रेनिंग होती थी मंडे टू फ्राइडे और वर्किंग आवर्स के अंदर में होती थी। आज क्या स्थिति हो रखी है? कंपनी ने सब तरह की फैसिलिटीज दे रखी है। सुबह से शाम तक सेशंस हो रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनर्स अवेलेबल है। अगर वेबिनार्स की बात करें, जितना N21 ने इस पेंडेमिक के अंदर में प्रोएक्टिवली जितना N21 ने काम किया है, हैट्स ऑफ। बीवीएसएस बंद हो गई, बिजनेस प्रीव्यूज बंद हो गई। एक बार मन में डर लगा कि लोग कैसे कनेक्टेड रहेंगे, कैसे हो पाएंगी चीजें, कैसे करेंगे हम, लोग बिखर जाएंगे, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। पर नहीं, 5-10 दिन भी फर्क नहीं पड़ा। फटाफट फटाफट अपलाइन लीडर्स ने मिलकर के और प्रेजेंटेशंस आ गए, सब डिजिटल हो गए और होने शुरू हो गए। महीने 1.5 महीने के अंदर में लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई, इंडिया कनेक्ट स्टार्ट हो गया, चीजें होनी शुरू हो गई। पहले तो हम एक शहर में वीवीएस स्पीकर को सुनते थे जो एक शहर से आते थे, इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुनने का मौका नहीं मिलता था। हाँ, हम लोग सुन लेते थे जब हम गो डायमंड्स में जाते थे, पर वो सिल्वर से नबफ के लिए होती थी। आज क्या स्थिति हो रही है? आज आप उसी बीवीएस की टिकट की कॉस्ट के ऊपर में आप इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हो, आप क्राउन्स को सुन रहे हो, आप उन लोगों को सुन रहे हो जो 30, 40, 50, 60 साल से इस बिजनेस के अंदर में है, जिनका पूरी दुनिया के अंदर में बिजनेस है। इतना ही तो एफर्ट डालना है, इतना ही तो पेन मोल लेना है कि हम N21 मोबाइल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लें, उसका सब्सक्रिप्शन ले लें और उसको रिन्यू करते रहें और उसको रोज एक बार प्ले कर लिया करें। देखो, बदलना तो पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि बदलना तो पड़ेगा। नथिंग इज कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट चेंज। जो नहीं बदला वो खत्म हो गया। बात चाहे बजाज स्कूटर की कर लीजिए, चाहे कोडैक की फिल्म की कर लीजिए, चाहे चिमटी की घड़ी की कर लीजिए, चाहे नोकिया के फोन की कर लीजिए, चाहे जनरल मोटर्स की कर लीजिए। कुछ बदल करके वापस आ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं दोबारा से रेस में आने के लिए, और कुछ खत्म होकर के निस्तनाबूद हो गए। ये वक्त बदलाव का है। कहते 3 कैटेगरी है दुनिया में। पहली, सम मेक थिंग्स हैपन, क्रिएटर्स। दूसरे, सम सी थिंग्स हैपन, जो बदलाव को होते हुए देखते हैं और साथ साथ बदल जाते हैं, हवा के रुख को पहचानते हैं। और तीसरी कैटेगरी, सम वंडर व्हाट हैपेंड, हाँ ये क्या हो गया, और जिंदगी भर रिग्रेट करते हैं और फिर वो यही सोचते हैं काश कि मैंने तब कर लिया होता। मुझे मिलते हैं लोग अभी भी। हिंदुस्तान में जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ हुई थी, और वो एक ऑस्ट्रेलिया से आए थे, वो समझा रहे थे, और 20 साल पहले किसी ने हमको प्लान दिखाया था। अरे फर्क क्या पड़ा? आपको किसी ने 20 साल पहले प्लान दिखाया या 25 साल पहले प्लान दिखाया है, 10 साल पहले आप जुड़े थे और 4 बार जुड़ करके आपने छोड़ भी दिया, फर्क क्या पड़ा? अगर आपने उसका लाभ नहीं उठाया तो फर्क क्या पड़ा? आज ये बिजनेस
ये मैं कह सकता हूं यहां से ऑन स्क्रीन, ये कोविड प्रूफ बिजनेस है। सितंबर के महीने में मेरे ब्रदर को कोविड हुआ, मेरे भतीजे को कोविड हुआ, अक्टूबर में मेरे फादर को कोविड हुआ, दिसंबर में मुझे खुद कोविड हुआ। वो 4-5 महीने मेरी जिंदगी में कैसे गुजरे मैं जानता हूं, और उस 4-5 महीने के अंदर में भाई लोग का बिजनेस और सब कुछ डिस्टर्ब होकर रखा हुआ था, बट इकलौता मैं था, इस बिजनेस की ताकत थी। उसी 4-5 महीने में आई ब्रोक इन 2 सिल्वर्स एंड 1 गोल्ड प्रोड्यूसर, और बहुत सारे प्लेटिनम जो पिछले साल आए थे वो सब रिक्वालीफाई करना शुरू कर गए, जो कि क्वालिफाई भी कर गए, एंड एवरी दे ऑल आर गोइंग फाउंडर प्लेटिनम। कहाँ रखा है आप सोचो, ये जो कैओस मची हुई है चारों तरफ, इस मारधाड़ के अंदर में अगर ग्रोथ आ रही है, लोग प्लैटिनम कर रहे हैं, लोग रूबी प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम कर रहे हैं, लोग सफायर और एमरल्ड कर रहे हैं, लोग ट्रिप्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिप अभी नहीं हो रही है, पर ट्रिप्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, कभी तो होंगी। तो आपको यहां पर ये सोचने की, अगर ये पॉसिबल है और अगर ये किसी के लिए हो रही तो आपके लिए क्यों नहीं होगी? हम क्यों कर पाए? हमने किसी पे विश्वास किया। कहते हैं जिंदगी हमारे विश्वास के चारों तरफ घूमती है। आपको बहुत ज्यादा मेरी बात समझ में आए या नहीं आए, सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर आप विश्वास कर सकते हो तो करके देखो। विश्वास सब कुछ करा सकता है। कहते हैं बिलीफ रिमूव माउंटेन्स। आज के 14-15 साल पहले मैंने कपल पे विश्वास किया, मैंने अपना 100% ट्रस्ट उनको दिया। इट मींस कहते हैं बेग बारो बिलीफ, जैसे ही करो। मैं पूरी तरह कंप्लीट सरेंडर था, अनकंडीशनल। मैं यूएस में था, वेगस के अंदर में, और वहां पे जॉन मैक्सवेल जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने एक ही बात कही थी, अनकंडीशनल, कंप्लीटली सोल्ड आउट। कुछ जाना नहीं है। आज आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ कीजिए, कोई आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। ये बिजनेस को पार्ट टाइम कहा जाता है, आप करो पार्ट टाइम की तरह, पर पार्ट टाइम में भी एक डिसिप्लिन होती है। पार्ट टाइम इज पार्ट टाइम, इट्स नॉट स्पेयर टाइम। अगर आप इस बिजनेस से जुड़ चुके हैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तब तो आपको सोचने की, डिसीजन लेने की जरूरत है, अंदर आने की जरूरत है। पर अगर आप जुड़ चुके हैं, पर अगर आप कदम नहीं उठा रहे हैं तो आप चूक कर रहे हैं। देर मत कीजिएगा, दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द बेस्ट टाइम। आज इस बिजनेस के माध्यम से, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी जिंदगी बचा सकते हैं, उनकी जिंदगी में उम्मीद दे सकते हैं। कहते हैं किसी भी इंसान को कुछ भी दो ना दो, अगर उसे उम्मीद दे दो ना, इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं है। जो समझते हैं कि हम सोप बिजनेस में हैं, हम सच कहते हैं हम होप बिजनेस में हैं। वी आर नॉट सोप सेलर्स, वी आर सोप होप सेलर्स। सो आई विश यू ऑल सक्सेस। आओ साथ में लग करके काम करते हैं। ट्रस्ट करो उस व्यक्ति पे जो आपको कह रहा है कि आप कर सकते हो। किसी ने नहीं कहा आज तक दुनिया में कि आप कर सकते हो। मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा था कि आप कर सकते हो। उल्टे लोग मजा लेते थे और वेट कर रहे थे कि मैं कब गिरूं और मैं कब कहूं कि मैं नहीं कर पाया, और वो कहें देखो मुझे तो पहले ही पता था। सो अगर आज आपसे कोई कह रहा है कि आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। वो सच कह रहा है। मेरी जैसी बैकग्राउंड के लोग कुछ नहीं आता, उल्टा सीधा करके, गिरते पड़ते भी कैसे तैसे करके अगर कर ले गए और उस लेवल तक कर ले गए कि आज आप मेरे साथ जुड़ करके मेरी बात को सुन रहे हो, इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं गारंटी करता हूं कि कल आने वाला दिन आपकी कहानी लिखेगा। 6 महीने का विश्वास अगर आप इस बिजनेस को देते हो, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो, टेक्नोलॉजी के साथ चलते हो, तो इतना गारंटी है कि अगर जिंदगी बदली हमारी है तो बदलेगी आपकी भी। आई विश यू ऑल सक्सेस। गॉड ब्लेस।